नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको कश्मीर की एक बहादुर बेटी की बात सुनाऊंगा। एक कश्मीरी पंडित के परिवार का दर्द आपके साथ शेयर करूंगा। इस बेटी की बात पूरे मुल्क को सुननी चाहिए। कश्मीर की इस बेटी के दर्द को पूरे देश को बांटना चाहिए। यह एक देशभक्त कश्मीरी पंडित की वो बेटी है जिसने कल रात अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। श्रीनगर के इकबाल चौक पर आतंकवादियों ने उसके बेगुनाह पिता को गोलियों से भून दिया। पिता की लाश घर में थी, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, लेकिन बेटी की आंख में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में आग थी। उसकी आंख से आंसू नहीं गिरे। बेटी ने कहा, रोऊंगी तो पिता की रूह को दुख होगा, क्योंकि वो बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। इस बेटी ने कहा कि जिन आतंकवादियों ने उसके पिता को गोलियां मारी, उन दहशतगर्दों से उसे नफरत नहीं है, उन पर उसे तरस आता है, क्योंकि वो सिर्फ पत्थर चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं, खून बहा सकते हैं, लोगों को रुला सकते हैं, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा, न कश्मीर मिलेगा न कश्मीरियत। आप इस बेटी की बातें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। यह दर्दनाक हादसा कल रात का है। रात के अंधेरे में श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मक्खनलाल बिंद्रू की मौत की खबर पर पूरा का पूरा कश्मीर गमगीन है, लेकिन उनकी बहादुर बेटी श्रद्धा बड़ी हिम्मत से आतंकवादियों को चुनौती दे रही है। डॉक्टर श्रद्धा बिंदु ने कहा कि पिता ने उसे बहादुर बनाया है, शेरों के तले पाला है, रोना नहीं सिखाया। मक्खनलाल बिंद्रू की शेरनी ने आतंकवादियों को ललकारा, कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मुझसे आंख में आंख मिलाकर बात करो। नित्य इंसान पर पीठ पीछे से हमला करने वाले तुम लोग कायर हो। आप कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की इस बहादुर बेटी डॉक्टर श्रद्धा बिंद्रू की बात को ध्यान से सुनिए। Don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, Mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Mukhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू will be alive in the spirit. And Mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। He died with his shoes on. That is मक्खनलाल बिंद्रू। क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा? लड़की हूं भाई मैं। ये बनाया मेरे बाप ने मुझे, कश्मीर में रह के। I have been educated in Kashmir. Okay, I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. Kashmiri Pandits gave their children education. They are spread all over the world. All over the world. We are in America, we are in London. तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया।
जिसकी जितनी औकात, वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? उन्होंने पैदा कितने किए हैं? एक। दूसरा, मेरा भाई अंदर बैठा है, मेरी माँ अंदर बैठी है, मेरी भाभी अंदर बैठी है। कश्मीर में हम लोग अकेले सरवाइव हुए। आई वॉज द ओनली हिंदू गर्ल इन माई कॉलेज, इन कॉन्वेंट, इन माई स्कूल, इन माई कॉन्वेंट, in Melanson. I don't need sympathy from you people. My father has made me so strong by education and his spirit. उस बंदे का जज्बा देखो, उसकी लड़की एक आंसू नहीं है उसके, खुशी खुशी अपने बाप को विदा करेगी। This is my father. All the Kashmiris over here who throw stone pellets and all the Kashmiris who just use their guns, बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, दुनिया भी देख लोगे, ठीक है? थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी जिंदगी भी जी लोगे। इनकी डॉटर इन लॉ अच्छी जिंदगी जी रही है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह आपको अच्छी सोच दे। जिस बेटी की बात आपने सुनी वो श्रद्धा बिंद्रू एक डॉक्टर है, चंडीगढ़ की पीजीआई में एसोसिएट प्रोफेसर है। और डॉक्टर श्रद्धा उन मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी है जिनकी कल आतंकवादियों ने श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला उस वक्त किया गया जब मक्खनलाल बिंद्रू अपनी मेडिकल शॉप में बैठे थे। दहशतगर्दों ने दुकान के अंदर घुसकर बिंद्रू को 4 गोलियां मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बिंद्रू को जहां गोली मारी गई वो श्रीनगर का इकबाल चौक इलाका है। बिंद्रू की हत्या करने के बाद आतंकवादियों ने लाल बाजार के इलाके में सड़क पर भेलपूरी बेचने वाले को भी गोली मारी। इसके बाद एक और शख्स को कत्ल किया और भाग गए। कश्मीर में इस तरह के कायराना हरकतें आतंकवादी बार बार करते हैं, लेकिन इस बार जब मक्खनलाल बिंद्रू को गोली मारी गई तो पूरा कश्मीर रो पड़ा। जिसने बिंद्रू की हत्या की बात सुनी वो भागता हुआ बिंद्रू के घर पहुंचा, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था मक्खनलाल बिंद्रू की भी हत्या हो सकती है, कोई उसे मार सकता है। क्योंकि बिंद्रू पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीरियत के प्रतीक थे। वो हर कश्मीरी के अजीज थे। 1947 में बिंद्रू मेडिकल स्टोर खुला, पिता से विरासत में मिला और जिंदगी भर मक्खनलाल बिंद्रू ने बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की, जो आया उसकी मदद की। जिसके पास पैसे थे उन्हें भी दवा मिलती थी, जिसके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें दवा के साथ साथ जांच के लिए मक्खनलाल बिंद्रू कुछ पैसे अपने पास से दे देते थे। इसीलिए कश्मीर के लोग उन्हें प्यार करते थे और बिंद्रू कश्मीर को प्यार करते थे। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया, उनके घर जलाए गए, तो भी मक्खनलाल बिंद्रू ने अपनी धरती को नहीं छोड़ा। एक अकेला कश्मीरी पंडित का जो परिवार उस वक्त घाटी में बचा था वो मक्खनलाल बिंद्रू का परिवार ही था। मक्खनलाल बिंद्रू ने अपने बच्चों को कश्मीर में पढ़ाया और फिर वहीं नौकरी करने के लिए कहा। इसीलिए आज जब मक्खनलाल बिंद्रू की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंची तो उनकी वाइफ का सब जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोई, बस ये कह रही थी कि आतंकवादियों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया, कश्मीरियत का कत्ल कर दिया। अब दुनिया से क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था। कौम की सेवा करते थे, कौम की सेवा करते थे। बुरा नहीं किया था भाई साहब, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था। ये मेरी बेइज्जती ने सारे कौम की बेइज्जती करवाई इन्होंने, मेरी बेइज्जती ने सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे इधर सारे भाई बंधु थे उनकी बेइज्जती कराई, मैं सच बोल रही हूँ, उनकी बेइज्जती कराई, उनकी बेइज्जती, उनसे ट्रस्ट ही था, उनसे ट्रस्ट था। नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, मुझे बोलने दो। मैंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, बताओ, बच्चे भी इधर ही पढ़ा है, सब कुछ किया। हाँ, मेरी बेइज्जती ने सारे कौम की बेइज्जती की, सारे कौम की बेइज्जती, एक आदमी ने किया, सब कौम की। सारे को
अरे भाई साहब, एक बंदे ने किया ना, बेइज्जती किसकी हुई? मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगी? कहेंगे है चकोरता भरोसा, चकोरता भरोसा। बताओ, मेरी तो जबान चली गई, तेरी जबान नहीं थी। बताओ मैंने क्या किया, बताओ इन्होंने क्या किया? हम मिलिटेंट्स के साथ थे, हम गवर्नमेंट के साथ थे, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। बताओ, हम तो अपने काम के साथ सुबह निकलते थे 8 बजे, रात को 11 बजे आते थे। खाना भी मेरा मामी। जो आदमी दूसरों के लिए जीता हो, दूसरों की सेवा करना जिसका धर्म हो, ऐसे शख्स को मारकर दहशतगर्दों ने क्या हासिल कर लिया? आज जब मक्खनलाल बिंद्रू की अंतिम यात्रा निकली तो कंधा देने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। सबकी आंखों में आंसू थे। सबने यही कहा, अब मदद करने के लिए कहां जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे? आज जब हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने लोगों से बात की तो उनकी भी आंखें भर आई। उनका कहना था, बिंद्रू की मौत, उनकी जान कश्मीर के लिए बहुत जरूरी थी और उनकी जान लेकर दहशतगर्दों ने कश्मीरियत का बड़ा नुकसान किया है। कश्मीर का अनमोल हीरा चला गया। कैसे देखते हैं जब बहुत अच्छे, मेरी सेवा करी 3 महीना, शुगर था, इसने खत्म करा मुझे और पैसे देता था मुझे, कहता ये लो दवाई के लिए, आप तो शुभ है, ये दवाई के लिए पैसे हैं और कोई फिक्र नहीं करना, हर महीने डालेंगे आपको पैसे बैंक में, तुम फिक्र नहीं करना, दवाई लाना, आप ठीक हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम है आँखों की और आपको ऑपरेशन 2 हुए। बहुत मदद करते हैं, अभी 2-3 महीने से मदद करने लगे। मैं जानती नहीं थी इनको पहले, फिर किसी ने भेजा मुझे, इनके पास जाओ आपको ये ठीक कर देंगे। कितना दुख हो रहा है आज? मैं तो फट गई, मुझे लग रहा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसके पास जाऊंगी दवाई के लिए? इन्हीं का दरवाजा दुकान से ठक ठक करके देखिए, आपने देखा था? कोई मुकाबला नहीं था उनका, कोई मुकाबला नहीं था। इतने वो अच्छे लोग, अच्छा आदमी था कि हर एक की मदद करता था, हर वक्त, हर लिहाज में उठ के दवाई ढूंढनी, निकालनी और उनको देनी। उधर से कस्टमर को खाली नहीं छोड़ते थे, वो निकालते थे, दवाई देते थे। और हम भी टेलीफोन करते थे, कभी दवाई नहीं, आप नहीं आना, उधर ही रुकना, आके वहाँ से दवाई ला के घर में हमारी छोड़नी। बहुत अच्छे इंसान थे। We have lost such a good friend और such a human being जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई चीज। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, हद से ज्यादा दुख हो रहा है। We have lost a great personality, great personality. He was a human being, बिल्कुल ऐसी मदद करता था लोगों की हर वक्त, हर लिहाज। बंद होना चाहिए, मारना बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि इससे जो कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा? बहुत धक्का लग जाएगा, बहुत धक्का लगेगा। हम उनको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। काबिल इंसान थे, मेहनती थे, काबिल थे, मेहनती थे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो कश्मीरियों की सबसे ज्यादा मदद करते थे। क्या ये सच है? आप उनसे मिलते थे? ये सच है, बहुत इंसाफ है, हेल्पफुल है, गरीबों को मदद करता था, हमेशा गरीब पर भरता है, गरीबों को मदद कर रहा था। 85 से मैं अच्छी तरह से नहीं जानता। ये जो आदमी था, ये ग्रेट लॉस टू द वैली है। आप इसको कभी किसी भी सूरत में कंपनसेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है, इनका बेटा भी है। इट विल टेक टाइम, उस स्टेज तक उनको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक अनमोल हीरा था जो खो बैठे हैं, जिनका मिलना बहुत मुश्किल। ये आप वैली के किसी भी आदमी से ही, सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, आप थ्रू आउट वैली, फ्रॉम उड़ी टू पहलगाम एंड अप टू बानाल, किसी भी आदमी से जाकर, किसी भी जो अननोन आदमी होगा, इज इन लॉस एट प्रेजेंट। बहुत ही दुख है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि आज जब मक्खनलाल बिंद्रू की अर्थी उठी तो उनकी अंतिम यात्रा में हिंदू से ज्यादा मुसलमान थे। और ऐसा इसलिए था कि मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीरियत की पहचान बन गए थे। वो खुले मन से, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते थे। उनकी केमिस्ट शॉप सिर्फ श्रीनगर नहीं बल्कि पूरी वैली में मशहूर थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि बिंद्रू के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। मक्खनलाल बिंद्रू ने अपने दोनों बच्चों को कामयाब बनाया, उन्हें डॉक्टर बनाया। शुरुआत में उनका बेटा बाहर प्रैक्टिस करता था, लेकिन बिंद्रू के कहने पर वो कश्मीर वैली में वापस आया और यहां के लोगों की खिदमत करने लगा।
आज मक्खनलाल बिंद्रू के बेटे डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी इंडिया टीवी से बात की। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि उनके पिता तो उस वक्त भी बीमारों की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे जब कश्मीर में दवाओं की शॉर्टेज थी। बिंद्रू के बेटे ने कहा कि जो दवाएं कश्मीर में नहीं मिलती थी तो ऐसी दवाओं को लेने के लिए उनके पिता दिल्ली जाते थे, अपना पैसा खर्च करके फ्लाइट से आना जाना करते थे ताकि जल्दी से जल्दी वैली के लोगों को दवा मिल जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि उनके पिता की हत्या नहीं हुई, वो तो शहीद हुए हैं। कश्मीर के लिए ताउम्र जिए और कश्मीरियत के वास्ते ही दुनिया से रुखसत हो गए। और मैं नहीं कहूँगा कि हत्या कर देगी, उन्हें शहीद कर दिया गया। वो कश्मीरियों के लिए ही शहीद हुए हैं क्योंकि वो पैदा ही कश्मीर के लिए हुए थे। और बहुत बार मैं उन्हें, हालांकि मैं भी बाहर काम करता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू कम एंड वर्क हियर, सर्व द पीपल ऑफ कश्मीर। और पिछले 10 साल से हम एज अ फैमिली, माई मदर, माई फादर एंड मी, हम इधर ही लोगों के साथ रहे, पले बढ़े और उनके साथ ही हमने अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ही वॉज नॉट किल्ड, ही हैज़ बीन मार्टियर्ड एंड मार्टियर्ड फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। रीज़न एक सिंपल है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है सिर्फ लोगों की खिदमत की, लोगों की सेवा की। मैं उस वक्त को भी जानता हूँ जब कश्मीर में मेडिसिन की शॉर्टेज थी, मैं छोटा था और एयर टिकट्स बहुत कॉस्टली होती थी और वो फ़्लाइट्स लेके उन मेडिसिन की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दिल्ली जाते थे, उनको लेके आते थे। एंटी पार्किंसंस कुछ मेडिसिन जो कश्मीर में जो सिर्फ इम्पोर्टेड आती थी और नहीं मिलती थी, जिसके लिए लोग बहुत तरसते थे, यू यूज्ड टू गेट इट। मैं उस आदमी का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि ही इज़ माई फादर। और मैं हमेशा उनसे कहता था कि शायद सिक्योरिटी के हालात कुछ ठीक नहीं है कश्मीर में, ही यूज्ड टू से कि मैं अगर जाऊँगा तो काम करते करते जाऊँगा और अपनी खिदमत करते ही जाऊँगा। उनके कहने का तरीका ये होता था। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि उस आदमी को याद करना चाहिए, जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया उसको याद करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिम। और ऐसे लोगों को जब आप याद करोगे तो नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो हमेशा डिफीट ही होंगे। जब भी पॉजिटिव फोर्सेस को आप याद करेंगे कि इंसान को इंसान की ही खिदमत करनी चाहिए, और यही उन्होंने सिखाया। ही वॉज अ ग्रेट मैन। वाकई में मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए एक मिसाल थे। इसीलिए इस वारदात के बाद वैली के कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ का माहौल है। जो गिने चुने कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, उनका भी कहना है कि जब दहशतगर्दों ने बिंद्रू जैसे इंसान को मार डाला तो फिर वो कब तक सुरक्षित रहेंगे। हालांकि आज कश्मीर के बड़े बड़े नेता, कई नामी शख्सियत बिंद्रू के घर पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला परिवार के गम में शरीक हुए। मक्खनलाल के बेटे से बात की, परिवार को हौसला दिलाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शैतानों ने, दरिंदों ने बिंद्रू का खून बहाया है। वो तो ऐसे थे जो सबकी खिदमत करते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परिवार से रिक्वेस्ट भी की कि वो वैली छोड़कर, श्रीनगर छोड़कर न जाएं, वो यहीं रहें। जिस तरह पिता ने कश्मीर की सेवा की, उसी तरह बेटा भी कश्मीरियत के लिए काम करे, पिता की विरासत को संभाले, उसे आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर उन्होंने श्रीनगर छोड़ दिया, वो यहां से चले गए, तो आतंकवादियों का मकसद पूरा हो जाएगा, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। मगर जाना नहीं। हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। क्या कर रहे हो? चलो सर। वो उस बेचारे ने हर एक की खिदमत की। उसने लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए, वो नहीं भागा, वो यही रहा कि मैंने गरीबों की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करती। मैं नहीं बता सकता कि उसने कितनी खिदमत की होगी यहाँ के लोगों की। मुफ्त दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद, मगर दरिंदे ने देखा नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिंद्रू की फैमिली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि जिस कश्मीर को सब कुछ दिया,
जिस कश्मीरियत के लिए पिता ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कश्मीर से अलग नहीं हुए, अगर इतना सब करने के बाद भी पिता को मौत के घाट उतार दिया, इससे भरोसा टूटा है, भरोसे का खून हुआ है। अब कैसे यकीन करेंगे? बिंद्रू की बेटी ने कहा कि उसे कश्मीर से प्यार है, कश्मीरियत से मोहब्बत है, यहां की फिजा से प्यार है, और नफरत तो उन आतंकवादियों से भी नहीं है जिन्होंने पिता को मार डाला। मक्खन लाल की बेटी ने कहा वो कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहती है, अगर जीतना है तो दिल जीतो, अगर आगे आना है तो तालीम लो, अगर कश्मीर चाहिए तो कश्मीरियों की खिदमत करो। खून बहाने से बर्बाद हो जाओगे, न कश्मीर मिलेगा और न खुद बचोगे। जिन्होंने ऐसा किया है ना, मैं नफरत से उनको रियली जवाब नहीं देना चाहूंगी, ठीक है। इससे पहले भी शायद कहीं पे कुछ एपिसोड्स हुए होंगे, बट मैं उन्हें नफरत से नहीं जवाब देना चाहूंगी। कहते हैं नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को सिर्फ प्यार से काटा जा सकता है। जो ये बच्चे हार्डली उनको 5-10 हज़ार रुपए दिए जाते होंगे और उनको बोला जाता होगा जाके गन फायर कर लो या जाके आप ये पत्थर डाल लो, ठीक है। उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों, अगर आप थोड़ी सी सिर्फ पढ़ाई से काम करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छी चीज होगी, रादर देन अगर आप पत्थरबाजी या बुलेट्स के साथ काम करोगे, क्योंकि आपके ही कुरान में ये लिखा गया है कि नफरत का रास्ता एक सही रास्ता नहीं है, राइट। आपके जो पैगंबर रह चुके हैं, आपके जो इतने सारे पैगंबर हैं, वो तो प्यार का रास्ता बताते हैं। तो कैसे आप प्यार के रास्ते पे पत्थरबाजी और बंदूकबाजी ला सकते हो? आई डू अंडरस्टैंड कि यस, इन द मिलिटेंसी पीरियड्स, मैं एक कश्मीरी हूँ, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे ही पली बड़ी हूँ 12th तक। आई डू अंडरस्टैंड कश्मीरीज के साथ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे पैलेट फायर्स हुए हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों पे पैलेट फायर्स हुए हैं, बहुतों के साथ गलत चीजें हुई है। आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई नो दैट, बट एक इंसान जो सेवा कर रहा है, आप ही कश्मीरियों की सेवा कर रहा है, उसको गोली पे चढ़ाने के लिए, एक न्यूज बनाने के लिए, इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। इट्स नॉट वर्थ इट। आप क्या कर रहे हैं दुनिया में? आप क्या ईमान स्प्रेड कर रहे हैं? आप आगे की अपनी जनरेशंस को क्या सिखा रहे हैं? तो मैं एक ही इस पॉइंट को, इस पूरे इंटरव्यू को एक ही चीज से एंड करना चाहूंगी कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ दुआ करूंगी कि उनके ईमान थोड़ा जागे, और उस इंसान ने जिसने ये किया है, आई विश वो ये इंटरव्यू रियली देखे, और मैं उसे बोलूंगी भाई साहब, एक इंसान जो काम कर रहा है उसकी पीठ पे पीछे से बंदूक मारने से कुछ नहीं होने वाला। तुम तो कायर हो, ठीक है, तुम बेटर है, अपने आप को उभारो, अपनी कला को उभारो। मेरे फादर तो एक बहुत अच्छे कलावान इंसान थे जो मेहनत से आगे बढ़े हैं। तुम तो गोलियां चला के आगे बढ़ोगे, क्या मिलने वाला है तुम्हें उससे तो तुम्हें कश्मीर भी नहीं मिलेगा। तुम हिंदुओं को निकाल दोगे, क्या फर्क पड़ रहा है? माई फादर वॉज नॉट एन आउटसाइडर, माई फादर वॉज अ कश्मीरी पंडित। व्हाई डिड यू किल हिम? वो कोई बाहर के, अच्छा ठीक है, आपको बाहर वालों से चलो प्रॉब्लम है, वो तो आपके साथ रहने वाले, आपकी सेवा करने वाला इंसान थे, उनको गोली पे क्यों चढ़ाया? मेरे में बहुत हिम्मत और हौसला, इसलिए मैं इतने सारे लोगों के बीच में बात कर रही हूँ। जो मेरे फादर है मिस्टर मक्खन लाल बिंद्रू, उन्होंने शेर बनाए हैं, बीवी भी शेर बनाई है, बेटी भी शेर बनाई है। ना हम डरते हैं किसी से। कोई कर क्या सकता है? शरीर को मारेगा ना, जज्बे को क्या करेगा? जज्बे को मारेगा। जज्बा अंदर से है, हमारे माँ बाप ने हमें अंदर से, दिमाग से मजबूत बनाया है। क्या आप कश्मीर में रहेंगे? सी इस घटना के बाद डर और खौफ नहीं है, बट इस घटना के बाद ना भरोसा उठ चुका है। मतलब मेरे से अगर आप फ्रैंकली पूछो तो मुझे कश्मीर से तो बहुत प्यार है, बिकॉज कश्मीर में ललदत थी, ठीक है, कश्मीर में देयर इज सूफिज्म, कश्मीर में देयर इज लव, कश्मीर की हवा में देयर इज लव। बट कश्मीर के जो कुछ एलिमेंट्स है ना, जो कश्मीरियत पे एक दब्बा उठा रहे ना, अब वो रहने का उनके साथ मन नहीं करेगा। मतलब मन ही नहीं करेगा कि यार ऐसे लोगों के साथ क्या रहना जिनकी कोई औकात ही नहीं है। जो ये जिसे एक वर्ड होता है उसे कहते हैं डुगडुगी। डुगडुगी का मतलब है ना वो इधर के होते हैं ना वो उधर के होते हैं, उन्हें स्टैंड लेना नहीं आता, उसे डुगडुगी कहते हैं। तो लाइफ में डुगडुगी मत रहो, अपना स्टैंड लो, अपने आप को उभारो। और स्पेशली जो यूथ जनरेशन है, मैं उन्हें रियली सी, माय फादर हैज गॉन, ही लिव्ड हिज लाइफ लाइक अ किंग एंड ही डाइड लाइक अ किंग, ठीक है, ही वाज अ किंग एंड वो किंग की तरह ही जा रहे हैं। इसीलिए शायद हम लोग, मेरी आंखों में इतने आंसू नहीं है, बिकॉज आई नो माय फादर हैज लिव्ड द लाइफ ऑफ अ रियल किंग, ही वाज अ वॉरियर, वो एक रियल वॉरियर
इंजीनियर थे, ठीक है। तो मैं कश्मीर में को सिर्फ एक जो कश्मीर के यूथ है ना, उनको सिर्फ इतना बोलूंगी कि बच्चों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप को उजागर करो, अपने अंदर की एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज पे चैनलाइज करो रादर देन नेगेटिव एनर्जीज। इस बहादुर बेटी ने सही कहा, मक्खनलाल बिंद्रू का सिर्फ शरीर शांत हुआ है, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। वैसे आज श्रीनगर के मेयर ने ऐलान कर दिया कि श्रीनगर की वो रोड जहां बिंद्रू की दुकान थी अब उन्हीं के नाम से जानी जाएगी। श्रीनगर में हफ चिनार चौक से जहांगीर चौक तक का रास्ता ML बिंद्रू रोड कहलाएगा। यानी बिंद्रू हमेशा हमेशा कश्मीर में जिंदा रहेंगे, कश्मीर की कभी ना खत्म होने वाली पहचान बन जाएंगे। मक्खनलाल बिंद्रू को मेरी श्रद्धांजलि और उनकी बेटी को मेरा सलाम। पिता के हत्यारों को हिंसा छोड़कर और हिंसा छोड़ने की तालीम देने वाली सलाह एक बेटी ही दे सकती है। लेकिन दहशतगर्दों का न दिल होता है, न दिमाग होता है, न धर्म होता है, न ईमान होता है। वो न कश्मीर को जानते हैं, न कश्मीरियत को जानते हैं। वो सिर्फ हैवानियत को जानते हैं, सिर्फ खून बहाना जानते हैं, सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं। उनका वही इलाज है। जिन आतंकवादियों ने मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की, उनकी एक ही सजा है और वो है मौत। क्योंकि ये लोग कश्मीर के दुश्मन हैं, कश्मीरियत के हत्यारे हैं। मुझे याद है कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का सिलसिला 1990 में शुरू हुआ था। इसी तरह की हत्याओं ने, इसी तरह की मारकाट ने, इसी तरह की दहशतगर्दी ने करीब 45,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। करीब 1.5 लाख कश्मीरी पंडित आज भी घर से बेघर हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का काम शुरू किया, उसका असर हुआ, कश्मीरी पंडितों में भरोसा जगा। इसी वजह से करीब 4,000 कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटे हैं। घर वापसी का सिलसिला जारी है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था और यही बात कश्मीर के दुश्मनों को पसंद नहीं आई। इसीलिए उस शख्स को निशाना बनाया जिसने बुरे से बुरे वक्त में भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। उस वक्त भी कश्मीर से भागे नहीं थे जब कश्मीर जल रहा था। लेकिन मुझे यकीन है कि कश्मीरी पंडितों को डराने की कोशिश, उन्हें कश्मीर से दूर रखने का पाकिस्तान का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवादियों ने एक मक्खनलाल बिंद्रू को मारा है, लेकिन बिंद्रू की बेटी की बात सुनकर हजारों मक्खनलाल बिंद्रू सामने आएंगे, कश्मीरियत को, इंसानियत को जिंदा रखेंगे। मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक नए फ्रंट ने ली है। इसका नाम TRF है। असल में इस संगठन को पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में एक बार फिर दहशत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। आज पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान अब उन अलगाववादियों को धोखा दे रहा है जो भारत में रहकर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने सैयद अली शाह गिलानी को निशाने पाकिस्तान का खिताब तो दिया, लेकिन गिलानी को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के बजाय अपनी साजिश के जरिए उनकी भावनाओं को कत्ल करने का काम किया। असल में मौत से ठीक पहले गिलानी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसमें गिलानी ने सैयद अब्दुल्ला गिलानी को अपना सक्सेसर बनाया था, अपना वारिस नियुक्त किया था। लेकिन पाकिस्तान ने सैयद अली शाह गिलानी के इस वीडियो को सामने नहीं आने दिया और गिलानी की आखिरी इच्छा के खिलाफ सैयद अब्दुल्ला गिलानी की जगह मसर्रत आलम को ऑल इंडिया पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। यह वही मसर्रत आलम है जिसने 6 साल पहले श्रीनगर में हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए थे, माहौल खराब करने की कोशिश की थी। इसीलिए ISI चाहती थी मसर्रत आलम ही गिलानी के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लीड करे। ISI नहीं चाहती थी कि गिलानी के मौत के बाद जो उनका मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो था उसे रिलीज किया जाए, मगर ये वीडियो सैयद अब्दुल्ला गिलानी के हाथ लग गया और उसने पाकिस्तान में मीडिया में इसे रिलीज कर दिया। मैं सैयद अली गिलानी ऐलान करता हूं, इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुक़ीम
सैयद अब्दुल्ला गिलानी को अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ। एक मरतबा फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं सैयद अली गिलानी ऐलान करता हूँ कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुक़ीम सैयद अब्दुल्ला गिलानी को अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ। मैं तमाम अहले जम्मू कश्मीर से अपील करता हूँ कि वो सैयद अब्दुल्ला गिलानी को अपना ताउन और भरपूर साथ दें। मैं अपने मोहसिन मुल्क पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सैयद अब्दुल्ला गिलानी को मेरा जानशीन कबूल करें और उनकी हिमायत करें। ये वीडियो बनाने के कुछ ही दिन बाद सैयद अली शाह गिलानी की डेथ हो गई। सैयद अली शाह गिलानी हिंदुस्तान के दुश्मन थे, पाकिस्तान के हिमायती थे, रहते भारत में थे लेकिन काम पाकिस्तान का करते थे। लेकिन आपने देखा आईएसआई ने उनको भी धोखा दे दिया। काफी बीमारी की हालत में गिलानी ने अपने वारिस के नाम का ऐलान किया था, पर आईएसआई को गिलानी के वारिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए गिलानी का वीडियो गायब करके अपने आदमी को हुर्रियत का चेयरमैन बनाया। लेकिन कश्मीर में फिजा बदल चुकी है। अब हुर्रियत का चेयरमैन अब्दुल्ला हो या कोई मसरत आलम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रामन्ना की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो सुनवाई कर रहा है। लेकिन इस वक्त लखीमपुर खीरी में जबरदस्त सियासत हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा और कई नेता कल लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अब किसानों की मौत पर सियासत होगी और ये काफी दिन चलेगी। चूंकि माहौल पहले से ही टेंशन का था, तनाव का था, सरकार को इस बात का अंदाजा था कि विरोधी दलों के नेता आग में घी डालने का काम कर सकते हैं, इसलिए 2 दिन तक किसी को लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन नहीं दी गई। आज जब सभी मरने वालों के अंतिम संस्कार हो गए, वो सारे लोग जिनकी मौत हिंसा में हुई थी, उनका दाह संस्कार हो गया, तब सरकार ने 5-5 के ग्रुप में सबको लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन दी। राहुल गांधी दोपहर में ही लखनऊ पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद वो सीतापुर के लिए निकले। सीतापुर में प्रियंका गांधी की जमानत होने के बाद राहुल गांधी उनके साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकले। राहुल और प्रियंका सबसे पहले पलिया पहुंचेंगे, जहां वो हिंसा में मारे गए लवप्रीत सिंह के परिवार वालों से मिलेंगे। राजनीतिक दलों के नेता गमजदा परिवारों से मिलें, उन्हें हिम्मत दें, हौसला दें, सांत्वना दें, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन लखीमपुर खीरी की तरफ जो नेता भाग रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ संवेदना व्यक्त करना नहीं है, उनकी मंशा सियासी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी समझ लीजिए। राहुल गांधी यूपी और पंजाब में होने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखकर वहां पहुंचे हैं। यह बात आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी की बात सुनकर समझ में आ जाएगी। एयरपोर्ट पर राहुल के साथ चन्नी और भूपेश बघेल दोनों थे। दोनों ने कहा वो लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इसके बाद चन्नी ने कहा पंजाब सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है, पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, पंजाब के लोग देश के किसी भी हिस्से में किसानों पर जुल्म नहीं होने देंगे। मुझे दर्द है, मुझे दुख है कि किस तरीके से कातलाना हमला प्लैंड वे से हुआ
पहले से नीति बनाकर हुआ, अनाउंस करके हुआ। मेरा सूबा, मेरा स्टेट एग्रीकल्चर से चलता है, खेती प्रधान सूबा है। किसानों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं, जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया है। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी और जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी, वो चारों के चारों सिख समाज से आते हैं। इसकी वजह है कि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, ये सारे तराई के जिले हैं। इन इलाकों में सिखों की अच्छी खासी आबादी है। इनके ज्यादातर रिश्तेदार पंजाब में हैं। ये सब खेती करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी की मदद से कहा कि वो मदद का ऐलान करें। आज जब चन्नी पहुंचे, कल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से लखीमपुर खीरी की तरफ कूच करेंगे। सिद्धू ने ऐलान किया कि 10,000 गाड़ियों का काफिला लेकर वो कल सुबह 10 बजे निकलेंगे। ये प्रोटेस्ट मार्च जीरकपुर होते हुए, डेरा बस्सी, बरवाला होते हुए यूपी के सहारनपुर में एंट्री लेगा और वहां से लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, इसलिए लखीमपुर खीरी में मौका अरविंद केजरीवाल को भी दिखाई दे रहा है। आज केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह, प्रियंका और राहुल गांधी से पहले ही लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि संजय सिंह से भी पहले पंजाब विधानसभा में विरोधी दल के नेता हरपाल सिंह चीमा और आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा अपनी पार्टी की कुछ विधायकों के साथ लखीमपुर खीरी पहुंच चुके थे। राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की। 19 साल के लवप्रीत सिंह की मौत 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लवप्रीत के परिवार वालों से अरविंद केजरीवाल की बात करवाई। इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि किसानों के परिवारों को पैसा देने से क्या होगा, किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। कल पंजाब के हमारे एलओपी आए, हमारे दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा आए, हमारे बाकी विधायक बलजिंदर कौर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत, इनको सबको उठा के लखीमपुर में पुलिस लाइन में रखा गया। अभी परिवार से मिलने के लिए इजाज़त दी गई। नक्षत्र सिंह जी के परिवार से भी मिला, इनसे भी मिला। दोषियों पे कार्रवाई की इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर गाड़ी से मारा गया है किसानों को और एक होनहार पत्रकार को। मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 302 का मुकदमा आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ किसी आम आदमी पे हो जाए तो उठा के जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है, इसलिए उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, उसके बाद राकेश टिकैत सबसे पहले वहां पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस के साथ बात की। पीड़ित परिवारों की तरफ से उन्होंने प्रशासन के सामने जो भी मांगे रखी, वो सारी मांगे पूरी हुई। उसके बाद शवों का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन राकेश टिकैत का रुख आज बदला हुआ दिखा। राकेश टिकैत ने कहा, जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता और मंत्री के बेटे को अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक किसानों का गुस्सा कम नहीं होगा। गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, वो अपनी कार्रवाई करें। जो इनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हमारा समझौता होगा, वो पैसे पर समझौता करना चाहते हैं तो पैसे पर समझौता नहीं, मंत्री का इस्तीफा
क्या क्या और लड़के की गिरफ्तारी, मांगे क्या क्या थी जो आपने बताई? लड़के की गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा, वो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी, और जो इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी, सब। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, इस बात पर तो सब सहमत हैं। लेकिन पंजाब में आपसी लड़ाई से परेशान कांग्रेस को यूपी की तराई वाले इलाकों में, लखीमपुर खीरी में एक इमोशनल इशू दिखाई दे रहा है। और यह सही है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके पास संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यह सोचना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के इस चुनाव में इस मामले को बड़ा इशू बनाएंगे, इसका पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि मामला सिख समुदाय की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन देकर अच्छा किया। जो भी कुछ है जनता के सामने आएगा, लोग सुनेंगे, देखेंगे, फैसला करेंगे इसमें कितनी संवेदना है और कितनी सियासत है। आज मुंबई में ड्रग्स के केस में राजनीति घुस गई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने एनसीबी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि आर्यन को फंसाया गया है, उन्हें फ्रेम किया जा रहा है और अब एनसीबी का अगला निशाना शाहरुख खान हो सकते हैं। एक साजिश के तहत फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी के दौरान 2 प्राइवेट लोग एनसीबी की टीम के साथ थे। इनमें से एक बीजेपी का नेता है। नवाब मलिक ने पूछा, आखिर एनसीबी की कार्रवाई में बीजेपी का नेता क्या कर रहा था? सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक शख्स आर्यन को पकड़कर एनसीबी के ऑफिस में ले जा रहा था। बाद में इसी शख्स ने आर्यन के साथ एनसीबी ऑफिस के अंदर एक सेल्फी भी खींची थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगर ये एनसीबी का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथा कथित, उसे वो घसीटते हुए एनसीबी कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इसका और एनसीबी का क्या कनेक्शन है। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। यह भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र। चूंकि नवाब मलिक ने आज देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लिया तो फडणवीस ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने पूछा, जब भी एनसीबी की बात होती है तो नवाब मलिक परेशान क्यों हो जाते हैं? फडणवीस ने कहा कि मूल मुद्दा ड्रग्स का होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस मामले को फटका रहे हैं। नवाब मलिकांच्या पोटात एनसीबी का मामला सामने आते ही नवाब मलिक के पेट में दर्द क्यों होता है, इस बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो आरोप करते ही रहेंगे। सवाल ये है कि ड्रग्स था कि नहीं, ड्रग्स की पार्टी हुई कि नहीं, इस पर बात करने की बजाय वो पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। नवाब मलिक का दुख अलग है और वो दुख क्या है आप सबको पता है, लेकिन मैं उस पर बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा तो उनके जख्मों को कुरेदने जैसा होगा। जहां तक उनका महाराष्ट्र का बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश का आरोप है तो मैं कहूंगा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो दिखाएं। नवाब मलिक ने एनसीबी पर जो आरोप लगाए हैं वो हैं तो गंभीर, इसलिए एनसीबी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एनसीबी ने मीडिया से कहा कि इस केस में पूरे के पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, जिससे कोई एतराज है वो कोर्ट में आए, सारे जवाब वहीं दिए जाएंगे। केपी गोसावी और मनीष भानुशाली के बारे में पूछे जाने पर एनसीबी ने कहा इन्हें इस केस में इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया है, लेकिन जब एनसीबी के दोनों अधिकारियों से यह सवाल किया गया कि इंडिपेंडेंट विटनेस 2 अक्टूबर को आरोपियों को पकड़कर क्यों ला रहे थे, तो इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ आरोप
जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। सारे पंचनामा कानून के प्रावधान के हिसाब से बनाए गए हैं। कानून में प्रावधान है इंडिपेंडेंट विटनेस को शामिल करने का। तो इंडिपेंडेंट विटनेस जो शामिल किए गए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूं। प्रभाकर सैल, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, ऑब्रेज गोमेज, आदिल उस्मानी, वी वेंकटकर, अर्पणा राणे, प्रकाश बहादुर, शोएब फैज, मुजम्मिल इब्राहिम। Reservation, they are free to go to court, seek justice. We will reply to the court. No issues. We have done everything as per procedure. सर गोसावी को क्यों अधिकार दिया गया कि वो आर्यन खान को पकड़ कर ले गया? मनीष भानुशाली was a BJP president, sir. एनसीबी का दावा है कि मनीष भानुशाली और केपी गोसावी इस केस में इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। आज यही बात मनीष भानुशाली ने भी कही। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने मनीष भानुशाली से पूछा कि बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बावजूद वो इस केस से कैसे जुड़ा। तो मनीष ने कहा उन्हें रेव पार्टी के बारे में जानकारी मिली थी, उन्होंने एनसीबी को ड्रग्स पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास एविडेंस भी है। जब भी कोई इसके ऊपर कोई भले समिति का गठन होवे, भले महाराष्ट्र गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, कि मेरे पास जानकारी जब 1 तारीख को आई है, अभी आप व्हाट्सएप पे कुछ भी डिलीट करोगे आपको बैकअप मिलना ही है। 1 तारीख को मेरे पास जानकारी आई है और 2 तारीख को कार्यवाही हुई है, तो उसमें किसी का लेना देना किसी नेता का कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता है। सीधी बात है, मेरे पास जानकारी जब 1 तारीख को आई है और मैं 2 तारीख को जहां जा रहा हूं, मैं अधिकारी को ये पूरा जानकारी साझा करने के लिए, आप मेरा कॉल रिकॉर्ड देख सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो। मुझे लगता है इस मामले में राजनीति के बजाय फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अदालत सबूत देखेगी और सबूतों के आधार पर ही फैसला होगा। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत के सामने जो सवाल रखे हैं उनमें दम है, जो दलीलें उन्होंने रखी हैं उनमें दम है। उनका जवाब एनसीबी को अदालत में देना होगा। पहली बात तो यह कि एनसीबी ने आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की। साथियों के पास से जो ड्रग्स मिली उससे आर्यन का कोई संबंध साबित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। आर्यन पार्टी में गेस्ट के तौर पर गए थे। और तीसरी बात यह कि एनसीबी ने आर्यन पर सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोप लगाए हैं, लेकिन मानशिंदे का तर्क है कि व्हाट्सएप चैट से न तो यह साबित होता है कि आर्यन ने ड्रग्स ली थी या ड्रग्स की सप्लाई की थी। अब कल आर्यन की जमानत की अर्जी अदालत में आएगी, उस समय इन सारी बातों के जवाब भी मिलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।